28 फरवरी से शुरू हुई ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका और इसराइल की जंग 5वें सप्ताह में दाखिल हो गई है और ये जंग बहुत शिद्दत के साथ इस वक्त चल रही है। जंग का दायरा भी बढ़ता जा रहा है और दोनों तरफ, ईरान के अंदर भी, इसराइल के अंदर भी, अरब के मुल्कों के अंदर भी बहुत ज़्यादा नुकसान इस वक्त हो रहे हैं। अमेरिका और इसराइल ईरान के ऊपर भारी बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, वहीं ईरान की तरफ से इसराइल के ऊपर लगातार हमले जारी हैं, जिनकी वजह से इसराइल के तमाम शहरों में इमारतें और दूसरे जो जगह हैं वहाँ पर बहुत नुकसान हो रहे हैं। शहर दर शहर इसराइल के वो खंडर में तब्दील होते जा रहे हैं। इसराइल के अहम जो जगह हैं, जो जैसा कि मीडिया में जानकारियाँ हैं, उसमें टेल अवीव कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुए क्योंकि ईरान के मिसाइल अब सीधे जाते हैं और वो जा कर के जहाँ उनको गिरना होता है वहाँ जाके गिरते हैं। इसराइल का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुके हैं। वहीं हिजबुल्लाह की तरफ से ये हम ख़ास तौर से बता रहे हैं और ध्यान देने जरा, हिजबुल्लाह ने जो मोर्चा खोला हुआ है वो उन्होंने इसराइल को घुटनों पर ला दिया। देखें, इसराइल के अंदर वो अपने स्ट्राइक्स कर रहे हैं, मिसाइल और रॉकेट फायर कर रहे हैं। इसराइल ने ऑपरेशन शुरू किया था, ज़मीनी ऑपरेशन लेबनान के अंदर, और उसकी सेना दरिया पार जाना चाहती थी कि वहाँ जा कर के लेबनान की ज़मीन पर कब्ज़ा कर ले। इसके लिए उन्होंने लेबनान की हुकूमत से, जहाँ के प्राइम मिनिस्टर इस वक्त एक ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, लेबनान के अंदर तकरीबन 29% क्रिश्चियंस हैं और साथ ही यहूदी हैं, मुस्लिम्स हैं। इस मुल्क में जो हुकूमत है उसमें प्रेसिडेंट अगर ईसाई होता है तो प्राइम मिनिस्टर मुसलमान होता है, प्राइम मिनिस्टर अगर ईसाई है तो प्रेसिडेंट मुस्लिम होता है। इस तरह का वहाँ पर एक है कॉन्स्टिट्यूशनली। हुकूमत ने, लेबनान की हुकूमत ने साफ इनकार कर दिया इसराइल को कि अब वो हिजबुल्लाह के साथ हैं और किसी भी तरह की ऐसी कोशिश जिसके ज़रिए इसराइल लेबनान की ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश करे वो नहीं होने दी जाएगी। हिजबुल्लाह ने अभी तक जो हमले किए हैं इसराइल के ऊपर, उसके वजह से इसराइल के मार्कोवा टैंक्स 117 टैंक्स बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए। वहीं बहुत सारी बख्तरबंद गाड़ियाँ तबाह हुई हैं। इसराइल के बहुत सारे सैनिकों की मौत हुई है। हाइफा बंदरगाह को हिजबुल्लाह के हमलों ने तबाह व बर्बाद कर दिया है। वहाँ पर आप वहाँ की तस्वीरें जो हासिल हो रही हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में, उससे मालूम हो रहा है कि वहाँ चारों तरफ या तो आग है या बलवा पड़ा हुआ है। साथ ही हिजबुल्लाह ने इसराइल के कई सारे सैनिकों को मारा है। आज जिस वक्त हम ये वीडियो कर रहे हैं, आज की तारीख में 31 मार्च को, आज भी इसराइल ने कंफर्म किया कि उनके 4 सैनिकों की मौत हिजबुल्लाह के हमले में हुई है। वहीं 12 से 14 सैनिक ज़ख्मी बताए जाते हैं। हिजबुल्लाह के पिछले ऑपरेशन में जो 2 दिन पहले उन्होंने किया था, उसमें कई गाड़ियाँ तबाह हुई थी मिलिट्री की, सीधे एम्बुश किया था वो, और 30 से ज़्यादा इसराइली सैनिकों की उसमें मौत हुई थी। जंग का दायरा फैल सकता है, दोनों तरह के इम्कानात हैं। जंग बंद भी हो सकती है, जंग का दायरा भी फैल सकता है, जंग लंबी भी चल सकती है, क्योंकि अभी जो भी खबरें आ रही हैं उसमें कहीं किसी तरह का पुख्तापन नहीं है। एक मुलाकात पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुई थी, तुर्की, जॉर्डन, इजिप्ट, सऊदी अरब, यहाँ के विदेश मंत्री पाकिस्तान में मिले थे।
आपस में बातचीत की, जंगबंदी को लेकर की बातचीत थी। वो बातचीत वक्त से पहले ख़त्म हुई। रशियन टाइम्स ने इसको लेकर के ख़बर की कि ये वक्त से पहले ख़त्म हो गई। उसके बाद उसमें क्या चीज़ें तय हुई का कोई जानकारी मीडिया में अभी तक नहीं आई है। वहीं पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इस मीटिंग के फ़ौरन बाद बीती रात वो चाइना चले गए। चाइना में उनकी ये मुलाकात पहले से तय थी, मगर ये जंग के दौरान जो मुलाकात है उसके ख़ास मायने भी निकाले जा रहे हैं। और वो चीन में अपने हम मनसब चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी से मुलाकात करेंगे। वहाँ शायद पूरी रिपोर्ट वो दें और वहाँ से इनपुट लें, क्योंकि चीन बराह रास्त इस जंग में शामिल है। चीन ने 1000 ड्रोन ईरान को भेजे हैं और वो शिपमेंट हो गई है, ईरान पहुँच गए हैं। तेल के बदले ये ड्रोन ईरान ने चीन से ख़रीदे थे। हल्के लाइट वेटेड ये ड्रोन है जो 2500 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं, उड़ के जा सकते हैं। अपने साथ 15 केजी एमुनिशन ले जा सकते हैं। ईरान के पास हमने पहले बताया है हर तरह की सप्लाई लाइन मौजूद है। खाने की खुराक का उसे कोई परेशानी नहीं है, वहीं हथियारों की कोई परेशानी नहीं है। एक जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर राब्ते में है। अमेरिकी जो लीडर्स हैं उनके, वहीं ईरान के IRGC के साथ और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर वगैरह के साथ ही सऊदी अरब और जो मिडिल ईस्ट के या अरब के मुल्क हैं उनके भी वो राब्ते में है। आसिम मुनीर को इसमें एक धुरी माना जा रहा है कि वो उनके इर्द गिर्द ये सीज फायर की जो प्रक्रिया चल रही है वो उनके इर्द गिर्द है। जो मीडिया में ख़बरें हैं, ख़ास तौर से हम पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से कहेंगे, पाकिस्तान का मीडिया इस तरह की बातें कर रहा है कि आसिम मुनीर इसमें सबसे अहम रोल अदा कर रहे हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रोल अदा कर रहे हैं और पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार वो इसमें अहम रोल अदा कर रहे हैं। साथ ही अमेरिका की तरफ से जो बार बार कभी धमकी आती है, कभी इस तरह की बात आती है जैसे वो तैयार है जंगबंदी के लिए। ईरान के अंदर कई सारी यूनिवर्सिटीज़ पे अमेरिका और इसराइल ने हमले किए। ईरान ने जवाब में इराक़ के अंदर बगदाद में अमेरिकी यूनिवर्सिटी के ऊपर हमला किया। साथ ही इराक़ के जो रेसिस्टेंस ग्रुप्स हैं उन्होंने बगदाद में अमेरिकी जो एम्बेसी है उस पर कोहराम मचाया हुआ, तबाही मचाई हुई है। रात और दिन वो रॉकेट और मिसाइल फायर कर रहे हैं। आपको बता दें कि बगदाद में अमेरिका का जो सफारतखाना है वो वेस्ट एशिया में सबसे बड़ा है, कई 100 एकड़ में फैला हुआ है। इसके अंदर सफारतकारी के अलावा, सफारतखाने के जो अमला है उसके अलावा फ़ौज रहती है, फ़ौज की फैमिली रहती है और दूसरे हवाई पट्टी वगैरह भी बताई जाती है वहाँ बनी हुई है। तो पूरा एक बहुत बड़ी जगह पर ये सब मौजूद है। यहाँ बार बार इराक़ की तरफ से हमले हो रहे हैं। लेकिन इराक़ की जो रेसिस्टेंस पावर है या उनके जो ग्रुप्स हैं वो पूरी तरह एक्टिवेट हो चुके हैं। हिजबुल्लाह, हुतीस और इराक़ के अपने जो ग्रुप्स हैं, वहीं ईरान के अंदर ईरान के विरोधी जो ग्रुप्स थे जिसमें अज़री थे, अज़रबैजानी, बलोची थे, कुर्दिश थे, इन सबको अमेरिका ने कोशिश की कि किसी तरह से इनको मैनेज कर लें और ईरान के ख़िलाफ़ इनसे विद्रोह करा दें। ईरान की फ़ौज ने इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की, कुछ से नेगोशिएशन किए। अब वो ग्रुप पूरी तरह से ईरान के साथ हो गए। उनकी तरफ से उनके सभी ग्रुप्स के प्रवक्ताओं के, उनके लीडर्स के बयान आ चुके हैं कि वो ईरान के साथ हैं, हर तरह से साथ हैं। तो एक जो चेन ऑफ रेसिस्टेंस है वो बड़ी मजबूत हो चुकी है ईरान की। और ग्राउंड ऑपरेशन की जिस तरह से बात होती है, तो ग्राउंड ऑपरेशन में अगर अमेरिका आता है तो अमेरिका के पास 50,000 फ़ौजी इस वक्त मिडिल ईस्ट में ऑलरेडी मौजूद हैं। 10, 12, 15,000 की नफरी और लेकर के आने की खबरें जैसा मीडिया में चल रही है। साथ ही ये कि WW उनका अपना जो USS वाशिंगटन है उसको बुलाएंगे और त्रिपोली वहाँ पहुँच चुका है। तो
ईरान के ऊपर इस तरह की प्रेशर टैक्टिक्स का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। उसकी वजह यह है कि ईरान का घेराव महीनों तक किया गया, उसको धमकाने की कोशिशें हुई, ईरान ने कहीं भी कोई सुनवाई अमेरिका की नहीं की और न उनकी धौंस में किसी तरह से आया। और दोनों जो उनके बड़े वॉरशिप थे, जेराल्ड फोर्ड और अब्राहम लिंकन, वो इस वक्त हटा दिए गए हैं मैदान से। अब ये 12-15 हज़ार सैनिकों को लेकर के अगर ग्राउंड ऑपरेशन करते हैं तो ईरान की तरफ से खुली चेतावनी है कि फिर वो बहरीन में और मिडिल ईस्ट में जितने भी पोर्ट्स हैं उन सबको उड़ा देगा और बहरीन के अंदर ज़मीनी तौर पर कब्जा कर लेगा। 1 मिनट अगला नहीं लगेगा जिसके बाद 1 मिनट के अंदर कम से कम बहरीन के अंदर कार्रवाई हो जाएगी और बहरीन की हुकूमत कोलैप्स कर जाएगी। ईरान ने माफ़ी मांगी है, सॉरी कहा है अरब के मुल्कों से, ख़ासतौर से सऊदी अरब को, क्योंकि जो हमले हो रहे हैं उस पर बार बार इंटरनेशनल लेवल पर बातें होती हैं। तो ईरान की तरफ से सॉरी बोला गया है और कहा गया है कि हमारे जो ब्रादर मुल्क हैं हम उनसे सॉरी कहते हैं, माफ़ी चाहते हैं, हमें मजबूरी में ये हमले करने पड़ रहे हैं। हम अपने ब्रादर मुल्कों के ऊपर हमले नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये जो हमले हो रहे हैं वो अमेरिकी तनसीबात, जो उनके फैसिलिटीज़ हैं, उनका स्ट्रक्चर है, उस पर हमले हम कर रहे हैं। अगर जिस तरह से यूनिवर्सिटीज़ में हमले हुए हैं ईरान के अंदर, तो उस पर ईरान ने चेतावनी दे दी कि अगर किसी तरह का और कोई एक्शन ऐसा होगा तो फिर वो मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको निशाना बनाएंगे। अब यहाँ पर बात आती है सीज़ फायर की, सीज़ फायर होगा कि नहीं होगा। तो आप उम्मीद रखें सीज़ फायर होगा। ये डिमांड है इस वक्त दुनिया भर की कि सीज़ फायर होना चाहिए। अमेरिका में जो प्रोटेस्ट हुए, यूरोप के अंदर जो प्रोटेस्ट हुए, उसका बहुत ज़्यादा प्रेशर है ट्रंप के ऊपर, ट्रंप की सरकार के ऊपर। और यूरोप के जो मुल्क हैं जिस तरह से उन्होंने अलहदगी इख्तियार की है, एशिया के मुल्क जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन मुल्कों से उसे बड़ी उम्मीद थी कि ये मदद करेंगे, कोई मुल्क साथ नहीं आया। अब पोलैंड से ट्रंप ने कहा कि आप अपना पैट्रियट बैटरीज हमें दें और वो मिडिल ईस्ट में तैनात करें। पोलैंड ने मना कर दिया कि हम नहीं दे सकते हैं हुजूर, क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत अपने आसमान की रखवाली के लिए ज़रूरी है, इसलिए हम इनको नहीं दे सकते हैं। अब ट्रंप उनको भी धमकियाँ दे रहे हैं, स्टारमर को भी बदतमीजी कर रहे हैं। वहीं जिस तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए थे सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के लिए, आपको याद होगा जो उन्होंने कहा था, तो वो शब्द मैं यहाँ नहीं दोहरा सकूँगा, उसको लेकर के मीम्स बन रहे हैं सोशल मीडिया पर और बहुत ही गंदा शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था। अब ट्रंप की उम्र भी इतनी हो चुकी है, 84 साल उम्र है, वो बुज़ुर्ग हैं पूरी तरह। तो हमारे यहाँ कहते हैं सठिया जाना, हो सकता है सठियाना के साथ साथ वो पगला भी गए हैं। तो वो कोई भी किसी के लिए भी कुछ भी बोलने को कोई बुरा नहीं मानते। बुढ़ा आदमी कभी भी डांस करने लगता है, लाशों के ऊपर, ये हो सकता है लाशों के ऊपर डांस करने लगे, तो इससे कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती किसी तरह की। ईरान अपने पैंतरे पर पूरी तरह तैयार है, चौकस है। कोई भी अगर ये सरप्राइज़ देने की कोशिश अमेरिका की तरफ से की जाएगी तो ईरान की तरफ से भरपूर कार्रवाई होगी, जवाब दिया जाएगा। तो कहते देखें, मैं आपको ये बार बार कई बार अपनी रिपोर्ट्स में कह चुका हूँ, अपने वीडियोज़ में, कि ईरान के पास सिर्फ हौसला ही नहीं है, सिर्फ ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ उसके पास इरादा ही नहीं है, उसके पास वेपन्स हैं। और वेपन्स के जो रखरखाव है जहां उन्होंने रखे हुए हैं वो ऐसी जगहों पर हैं जहां अमेरिका या इसराइल उनको डैमेज नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। अब उन्होंने कुछ थर्मोकॉल के जो बना करके डेमो खड़े कर देते हैं, अमेरिका ने अपने मिसाइल उस पर फायर कर दिए। मालूम हुआ वो तो गुब्बारे थे और थर्मोकॉल के हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़ वगैरह खड़े हुए थे। 19 एयरक्राफ्ट अमेरिका के अब तक जंग में तबाह हो चुके हैं। एक आधा दर्जन, लगभग आधा दर्जन जो फ्यूल रिफ्यूल करने के लिए आते हैं जहाज़ों को, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग होती है, वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अमेरिका के जो भी रडार अरब के मुल्कों में थे सब डैमेज हो चुके।
उनका डिफेंस पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका। सऊदी अरब के अंदर अमेरिकी जो ठिकाने हैं उस पर बहुत सारी कैजुअल्टीज़ हुई हैं। कैजुअल्टीज़ की जानकारियाँ नहीं आती हैं बाहर अमेरिका की तरफ से और इसराइल की तरफ से। इसको पूरी तरह दबा दिया जाता है, छिपा दिया जाता है, कोई खबर नहीं आती। नेतन्याहू ने ईरान के ख़िलाफ़ ज़मीनी ऑपरेशन में इसराइल की फ़ौज को भेजने से इनकार कर दिया है ट्रंप को कि इसराइल अपनी फ़ौज अगर ईरान के ख़िलाफ़ ज़मीनी ऑपरेशन होता है तो उसमें नहीं भेजेगा। इसराइल के अंदर उनके फ़ौजियों की तादाद कम पड़ गई है। जो एक्टिव फोर्स है उसको 80,000 से लेकर के 1 लाख फौजियों की कमी है फौरी तौर पर। अब जिन लोगों को जो रिजर्व हैं 2.5 लाख फौजी, उनके पास जब पैगाम भेजे गए, मैसेज भेजे गए तो वो आने को सर्विस देने के लिए तैयार नहीं है। लाखों लोग इसराइल छोड़ करके जा चुके हैं। अब इसराइल के अंदर पैनिक की स्थिति है। इसराइल में भी नेतन्याहू के ख़िलाफ़ रातों को रोज़ाना प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं मागा बेस जो अमेरिका में ट्रंप का है उसमें भी एकदम भूचाल आया हुआ है और ट्रंप के ख़िलाफ़ ट्रंप की पार्टी के अंदर एक तरह से बगावत के से हालात हैं। बाहर बातें नहीं होती हैं लेकिन तमाम बातें बाहर आ जाती हैं। फिर भी मार्को रूबियो और तुलसी गैबार्ड और जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया था के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो ट्रंप के ख़िलाफ़ हैं। मार्को रूबियो के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने नेतन्याहू को गुस्से में कॉल की और कहा कि तुम्हारी वजह से हम यहाँ फंस गए। तुमने कहा था 4 से 5 दिन के अंदर ईरान में तख्ता पलट हो जाएगा, हुकूमत हमारी बन जाएगी, हम बनवा देंगे वहाँ पर और हमारी रेजिम होगी, हम जिसको चाहेंगे उसको बनाएंगे। अब ये जो जंग चल रही है ये तुमने हमें फंसाया है। इसको लेकर के नेतन्याहू और अमेरिका में अच्छी खासी हॉट टॉक हुई है। नेतन्याहू का कहना ये है कि ये मोसाद ने हमें मिस इन्फॉर्मेशन दी और मोसाद के से हम फंस गए हैं। ट्रंप प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब पटरी पे बात आती है सीज फायर के लिए, नेतन्याहू कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करता है जिसकी वजह से वो बातचीत डिरेल हो जाती है। वो हमले कर देता है ईरान के ऊपर, हमें बताता नहीं है, बिना हमसे पूछे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है, सऊदी अरब के ऊपर हमला कर देता है। वो अपने फर्जी जो उसने ड्रोन बना रखे हैं उनके ज़रिए जॉर्डन के ऊपर उसने हमला किया। अब ये तमाम चीज़ें खुल चुकी हैं। यूरोप का कोई भी मुल्क नेतन्याहू के साथ, ट्रंप के साथ इस जंग में नहीं है। ईरान ने सभी यूरोप के मुल्कों का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने जो मिसाइल्स फायर किए उन पर लिख करके थैंक्स टू जर्मन पीपल्स, थैंक टू यूके पीपल्स, थैंक टू फ्रांस, थैंक टू स्पेन, इस तरह से लिख करके इंडिया के लिए भी उन्होंने थैंक्स लिखा। तो वो एक ग्लोबल ईरान जो सपोर्ट है ईरान को, वो पूरी दुनिया से हुकूमतों का, आम आदमी का, सबका मिल रहा है। बदकिस्मती ये है कि भारत इस वक्त में वो होता मीडिएटर। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी इसराइल विजिट नहीं किए होते, अब जो मीडिया में बात होती है कि क्या उनको इंटेलिजेंस ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, रिपोर्ट नहीं दी थी, क्या मत जाइए और जंग हो सकती है, तो सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं। बावजूद इसके उनको जाना था, इसलिए वो गए थे, क्योंकि उन्हें भी ये भरोसा दिलाया था फादरलैंड के जो महामहिम में उन्होंने कि ईरान में हम 4-5 दिन के अंदर ये हुकूमत पलट देंगे, उसके बाद हम, आप, अमेरिका सब मिल करके यहाँ इसमें हिस्सेदारी अपनी होगी और बंटवारा कर लेंगे आपस में कि ये तुम ले लो, ये तुम ले लो, और ईरान का जो तेल लेने पर पाबंदी है वो सब हट जाएगी। आप आराम से तेल ख़रीदना और बाकी चाबहार वगैरह वो आपको मिल जाएगा, चाबहार वगैरह। तो ये तमाम चीज़ें तय हुई होंगी, जहाँ तक मेरा अपना मानना है। फिर भी अभी जंग जल्दी ख़त्म होने की उम्मीद नहीं है। वहीं क्रूड ऑयल की जो कीमत है वो $119 प्रति बैरल तक पहुंच चुकी है। कल भारत का बाज़ार पूरी तरह क्रैश कर गया था। निफ्टी और सेंसेक्स स्टॉक मार्केट
उसमें भारी गिरावट दर्ज हुई थी। दुनिया भर के बाज़ारों में गिरावट दर्ज हो रही है। वहीं अमेरिका में कोई परेशानी नहीं है, वहाँ गैस की भी किल्लत नहीं है और पेट्रोल की भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन भारत के अंदर गैस के लिए लोग मारामारी कर रहे हैं। अब यह सचमुच की क्राइसिस है या ऐसे ही लोग जा कर के लंबी लंबी लाइनें लगा कर के शौक में खड़े हुए हैं, जैसा कोरोना के वक्त वो शौक में चल दिए थे। गुजरात से लेकर के बिहार के लिए 16, 17, 1800 किलोमीटर और ताली थाली बजाई थी उन्होंने खुशी में, शौक में। तो हो सकता है अभी भी ये जो लंबी लंबी 1-1, 2-2 किलोमीटर की लाइनें लगा करके लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि भारत सरकार का कहना है कि गैस की कोई परेशानी नहीं है, गैस हमारे पास मौजूद है। अब ये लोग हो सकता है ऐसे ही वहाँ जा रहे हों सरकार को बदनाम करने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।